हेलो क्लास टेंथ, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये कर रहे थे हम लोग। और उसमें हमने देखा कि 13 साल की एनी फ्रैंक थी जिस समय डायरी उनको मिली और वो लिखना शुरू करती हैं। लिखने के पीछे जो वजह है वो ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में दोस्तों की थोड़ी कमी है। वी डोंट हैव रियल फ्रेंड्स। कहने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, हर कोई है। बट देन समवन whom she can call that he or she is a true friend, a real friend. So that sort of people she doesn't have in her life. वैसी कोई नहीं है उसकी ज़िंदगी में, कोई इंसान ऐसा। तो डायरी पे वो भरोसा करती हैं, कहती हैं कि डायरी आपकी बातें सुनती है, आप जितना कहें वो सुनती रहेंगी एंड विदाउट एनी कंप्लेन इट विल डू सो। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that is a problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ये बात कर रही हैं वो जब अपने बाकी के दोस्तों के बारे में, so called friends की बात वो करती हैं। ये जो डेली की जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के बारे में हमारी बात होती रहती है और इसके अलावे जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा बात कर नहीं पाते हैं। और मे बी आई एम द ओनली रीज़न, ठीक है, कि ये चीज़ मेरे में नहीं है कि एक दूसरे पे भरोसा कर पाएँ, कन्फाइड कर पाएँ। ठीक है, कन्फाइड से मैंने बताया था आपको कि कन्फाइड से ये वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंस, ये सब बातें वहीं से आती हैं, ये सारे वर्ड्स। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। खैर जो भी बात हो, बेसिकली इतना ही है, ठीक है, कि कंडीशन यही है कि ऐसे ही दोस्त हैं, ऐसी ही ज़िंदगी है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और ये जो चीज़ें हैं, दीज थिंग्स, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, उनमें कोई चेंज आने वाला मुझे दिखता नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीज़न है कि मैं डायरी लिखना शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या रीज़न है डायरी लिखने का? रीज़न डायरी लिखने का कि जो मेरी जो दिल की बातें हैं, जो इनर सेल्फ मेरा महसूस करता है, जो फीलिंग्स हैं, तमाम वो चीज़ें वो शेयर करने के लिए कोई रियल फ्रेंड मेरे पास नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू राइट दिस डायरी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down to the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, ठीक है, जो long-awaited, लंबे समय से जिस दोस्त का इंतज़ार है मेरी कल्पनाओं में, तो उसके इमेज को थोड़ा सा बेहतर बनाते हुए, उसको एनहांस करते हुए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं सीधा सीधा जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर के अपनी डायरी में जॉट डाउन यानी फटाफट लिखना नहीं शुरू कर दूंगी। ठीक है, द वे, जिस तरीके से मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बाकी लोग किया करते हैं, करेंगे। बट आई वॉन्ट माई डायरी टू बी माई फ्रेंड। तो मैं क्या, तो मैं चाहूँगी ये जो डायरी है ये मेरी दोस्त बने। और जैसे दोस्ती होती है तो पहले दिन से बहुत प्रगाढ़ मित्रता, जिसको हम कहेंगे गहरी दोस्ती हो जाना, ऐसा तो होता नहीं है। फर्स्ट वी आर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स, वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग्स, देन slowly we develop that relation where we can share all kind of feelings that we have inside us. तो धीरे धीरे वो दोस्ती बढ़ती है। तो वही ये कह रही है कि डायरी के साथ मैं इसको अपना दोस्त बना करके रखना चाहती हूँ और ऐसा नहीं चाहूँगी कि सीधा सीधा लेकर के फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उसमें कूद पड़ूँ, बल्कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं नोट डाउन करना चाहूँगी। और अपने इस दोस्त का नाम भी वो किटी रखती हैं, बड़ा प्यारा सा नाम। What makes writing a diary a strange experience for Annie Frank? We have discussed already. Why does Annie want to keep a diary? ठीक है, आप ये भी जानते हैं। Why did Annie think she could confide more in the diary than in people? अभी जस्ट हमने बात की इस बारे में। तो आपको ये करना है, नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस तो करूँगा। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहती हैं कि since no one would understand, since, क्योंकि कोई समझेगा नहीं, a word of my stories,
मेरी जो भी कहानियाँ इसमें आने वाली हैं उसमें से एक भी शब्द किसी के समझ में नहीं आएगा इफ़ अगर आई वेंट टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधा कहानियों में छलांग लगा दूँ। I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो मेरे लिए बेहतर होगा, बेटर मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ये अपनी जो ज़िंदगी है उसके बारे में एक ब्रीफ स्केच, ठीक है, स्केच कहते हैं खाका, ओके, तो अपनी ज़िंदगी का एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त खाका मैं खींच दूँ, ठीक है। हालांकि ये काम करना मुझे बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बार बार अपनी ज़िंदगी के बारे में कहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। खैर, चूँकि ये डायरी है और पता नहीं कल को कोई इसको पढ़े तो सडनली अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बातें, अब मैं आपसे कहीं ज़िंदगी में पहली बार मिलूँ और अपनी ज़िंदगी की बातें करना शुरू कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ये दुख हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई कहाँ से आए हो, क्या हो, मतलब आप इंटरेस्टेड ही फील करते हैं। हम उन्हीं ज़िंदगियों में इंटरेस्टेड हम फील करते हैं जो ज़िंदगियाँ हमारे नज़दीक होती हैं। और कौन सी ज़िंदगियाँ नज़दीक हमारे होती हैं? जिनसे हमारा एक समय से ताल्लुक़ है, ठीक है, तो पहले तो वो हो जाना चाहिए। सडनली आकर के लोग बातें करते नहीं हैं शुरू। तो दैट इज़ द रीज़न शी इज़ टेलिंग कि इट इज़ नेसेसरी दैट आई शुड ब्रीफ अ बिट अबाउट माई लाइफ। वो कहती हैं, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई एवर सीन, मेरे पिता, जो कि जितने भी पिता मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, अपने दोस्तों के पिता को देखा, अपने पड़ोसियों के घर में जो पिता हैं उनको देखा, तो ये जितना भी मैंने फादर्स को देखा है उसमें आई फाइंड माई फादर टू बी द मोस्ट अडोरेबल। मैं सबसे ज़्यादा जिसको अडोर करती हूँ, जिसकी मैं जो सबसे ज़्यादा मतलब जो बढ़िया, ओके, तो दैट इज़ माई फादर। तो माई फादर, उसके बारे में थोड़ा सा एक उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है इस फ्रेज़ को, ठीक है, क्लॉज को। तो ये एडजेक्टिवियल क्लॉज है, ठीक है, माई फादर को डिस्क्राइब कर रहा है कि माई फादर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब क्लियर कर रहा है कि माई फादर डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 35, कि मेरे पिता ने मेरी माता से शादी तब तक नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माता जी 25 ईयर्स की, 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी 1926, मेरी बहन मार्गट, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 में, देखा हुआ है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और 1933 में मेरे फादर एमिग्रेट कर गए, यानी उन्होंने प्रवास ले लिया, वो वहाँ से हट करके, जर्मनी से हट करके हॉलैंड आ गए, मूव कर गए। कब मूव किए? 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो उनकी माता जी का नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो भी उनके पीछे सितंबर महीने में फ्रैंकफर्ट चली गई। While Margaret and I were sent to Asian to stay with our grandmother, ठीक है, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को, ठीक है, एशियन भेज दिया गया। ये एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मुझे मेरी ग्रैंडमदर, नानी या दादी जो कहें, उनके साथ रहना था। And I was sent to Asia to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December. फिर उसके पिता वहाँ गए होंगे, उन्होंने व्यवस्थाएं की होंगी, फिर धीरे धीरे करके वो अपने परिवार को बुला रहे हैं। तो पहले इनकी माता जी को बुलाया, फिर इनकी सिस्टर मार्गरेट को बुलाया। मार्गरेट दिसंबर में गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके 2 महीने के बाद फरवरी में मैं चली गई। When I was plunked down on the table, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, ठीक है, और मुझे जो है बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे उसके साथ बुलाया गया, उसके सामने रखा गया।
मतलब बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मुझे उस टेबल पे रखा गया, छोटी सी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मुझे सीधा सीधा मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब तक मैं पहली क्लास में चली गई। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, the headmistress. At the end of the year, ये फॉर्म जो है ये साल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, वहाँ की पढ़ाई में हो सकता है कोई सिस्टम होगा जहाँ फॉर्म्स में करते होंगे, जैसे हमारे यहाँ सेक्शंस हैं, हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे करके क्लासेस हैं, डिविजन्स हैं, हो सकता है ऐसा ही कुछ उनके यहाँ होगा। तो फर्स्ट फॉर्म में ये थी। उसके बाद इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्म में जब ये आई तो मिसेस क्यूपरस इनकी टीचर हुई, और वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। हेड मास्टर होता है प्रिंसिपल, जिसको हम जानते हैं, और जो फेमिनिन वर्ड है उसके लिए वो हेड मिस्ट्रेस है। एक बार खिड़की बंद करता हूँ, आवाज़ आ रही है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और एक साल पूरा होते होते वहाँ से भी विदाई का समय था, और हमने आंसू भर करके, आंखों में आंसू थे, और हमने विदाई ली। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 में ग्रैंडमा जो है वो बीमार हुई, एंड शी वॉज टू हैव एन ऑपरेशन। तो शी हैड टू हैव एन ऑपरेशन, टू हैव एन ऑपरेशन, शी हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ठीक है। हैव एन ऑपरेशन मतलब हुआ ऑपरेशन कराना, और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन कराना पड़ना, ठीक है। तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, और सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और यही कारण था कि मेरा बर्थडे जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, घर में एक ऑपरेशन हुआ था। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest. कहते हैं grandma died in January 1942. जनवरी 1942 में ग्रैंडमा जो इनकी हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो बीमार थी, जिनकी सर्जरी हुई थी। No one knows how often I think of her. और ये किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, कितना उनके बारे में सोचती हूँ, मिस करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 का है, तब तक ये 13 साल की हो चुके हैं। 1929 में इनका जन्म हुआ था, डायरी लिख रही हैं, अपने इस बर्थडे की बात कर रही हैं वो। तो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ठीक है। ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ 1942 में मेरा, एक्चुअली ये मेकअप था, ठीक है। इसको बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए। वो क्या था? ग्रैंडमा's कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो ये ना केवल मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, बल्कि ग्रैंडमा को भी याद करना था, और उनकी याद में उनके लिए भी कैंडल्स जलाए गए थे। केवल बर्थडे कैंडल्स नहीं थे, ग्रैंडमा की याद में जलाए हुए भी कैंडल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडमा's कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, ठीक है। लिट का मतलब क्या है? लाइट का ये पास्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हुआ है। तो वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, तो बाकी जो कैंडल्स थे उनके साथ साथ ग्रैंडमा का कैंडल भी जलाया गया था। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम जो 4 थे, माता पिता, मैं और मेरी बहन, वी आर स्टिल डूइंग वेल। हम अभी भी ठीक ठाक थे, कोई परेशानी वैसी नहीं थी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 28 जून 1942। और आज 29 जून को 21 जून को मेरा बर्थडे है,
20 जून 1942 की बात है, यानी कल इनका बर्थडे होने वाला है। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ ठीक था और यही रीज़न है कि 1942 अपना ये बर्थडे के एक दिन पहले तक का समय तक मैं हूँ। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अपनी डायरी को लेकर के पूरा डेडिकेशन मेरे पास है, ठीक है। वाई डज आई प्रोवाइड अ ब्रीफ केस ऑफ हर लाइफ, बताया उन्होंने, ठीक है। सडनली बात करना ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि पहले थोड़ा सा बताएं। वॉट एल्स दैट एनी लव हर ग्रैंड मदर, यानी अपनी ग्रैंड मदर से इतना प्यार करती थी, कैसे मालूम पड़ता है? तो इन मालूम पड़ती है ये बात जब वो कहती हैं कि वो हमेशा उनको याद करती थी, और जो बर्थडे है उस समय भी, ठीक है, उन्होंने अपनी दादी को नहीं भुलाया और कैंडल उनके लिए भी जलाया। और पहले उन्होंने डायरी में अपनी ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ डाली, और अब वो डायरी में एंट्री शुरू कर रही हैं। ये 20 जून 1942 की बात है, उनके 13th बर्थडे के एक दिन पहले, ठीक है। Our entire class is quacking in its boots, ठीक है। Quack in its boots का मतलब है कि थोड़े डरे हुए, तो पूरी क्लास डरी हुई थी। The reason, of course, is a forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो अब ऐसा है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं और कौन अगले फॉर्म में जाएगा और कौन रुकेगा ये बताया जाने वाला है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, ठीक है। जो क्लास है तो बेट्स वहाँ लग रही हैं। GN and I laughed ourselves silly at the two boys behind us, ठीक है। GN अपने किसी दोस्त का नाम, and I laughed ourselves silly, ठीक है। हम बेवकूफ़ों के जैसे मतलब ठहाके मार करके हंस रहे थे। at the two boys behind us, हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे हुए थे उनके बारे में। CN and Jacques, who have stayed their entire holiday saving on their bed, और CN और जैकस जो हैं उन्होंने अपने पूरे हॉलीडे की जो बचत है, जो पैसे उन्होंने बचाए हैं, वो सारे बेड में लगा दिए हैं, जो शर्त है उसमें लगा दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, ठीक है। सुबह से लेकर के और शाम तक, रात तक, बस यही चलता रहता है कि तुम तो पास कर जाओगे, बोले नहीं नहीं मैं तो फेल हो रहा हूँ। तुम पास कर जाओगे, नहीं नहीं मैं भी फेल हो रहा हूँ। सब लोग यही करते हैं एग्ज़ाम में कि नहीं नहीं मेरे काम में बस आने वाला है। तो ऐसा ही उधर का भी सिचुएशन है। इवन जीज pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। जो जी है उधर में क्या होता है ना, जो बाहर के बच्चे होते हैं वो बच्चों एक दूसरे को शॉर्ट नेम से बुलाया करते हैं, ये उनका फैशन है अपना, ठीक है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लासेस, ठीक है। अब जी भीख मांग करके बोल रहा है या बोल रही है कि भाई तुम लोग बंद करो ये, ठीक है, पास करूँगा तो फेल करूँगा, ये क्या है। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और वो जी जो है वो गुस्सा कर, वो प्लीड कर रही है या कर रहा है, याचना कर रहा है कि भाई तुम लोग बंद करो। मैं बार बार गुस्सा होकर के बोल रही हूँ, लेकिन उनको शांत करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वी कैन नॉट काम देम डाउन, उनको शांत हम नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. कहती हैं, if you ask me, अगर आप मेरे से पूछें, there are so many dummies, there are about a quarter of the class, कि इस क्लास में इतने डमीज़ हैं, ठीक है। डमी क्या कहते हैं? जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, जो बस दिखाने के लिए है, ठीक है। जैसे डमी फ़ोन्स होते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे किसी मोबाइल शॉप में तो दे विल शो यू अ डमी, ठीक है। It won't make calls, it won't take photos, but still it looks like the same mobile phone. So these are the students who just look like students, otherwise they don't have any quality of the students, ठीक है। तो कहते हैं कि इतने डमीज क्लास में भरे हुए हैं कि अगर सच्चाई से देखा जाए तो 1/4 क्लास, ठीक है, उसको तो पीछे ही रखना चाहिए, मतलब उनको तो अगले फॉर्म में नहीं भेजा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो टीचर्स हैं, दे आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ये हमेशा धमकी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे कि तुमको फेल करेंगे और एग्ज़ाम में फिर पास कर देंगे। तो ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनको प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या करने वाले हैं ये कुछ समझ में नहीं आता है।
कभी होमवर्क चेक करना है तो चेक नहीं किया, कभी चेक नहीं करना था चेक करके पीट दिया। तो ये जो टीचर्स होते हैं उनकी ये क्वालिटी कहें या इसको जो कहें, ठीक है, ऐसा होता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं खुद के बारे में और जो मेरी लड़की दोस्त है उनके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं। लड़कियाँ क्या होता है, थोड़ी मेहनत कर ही लेती हैं, थोड़ा रट रटा के काम चला ही देती हैं, विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। ठीक है, लड़कियों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि एक ही सब्जेक्ट है जिसमें दिक्कत है और वो क्या है, तो मैथ्स। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। ठीक है, खैर हम जो कर सकते हैं वो बस ये है कि हम इंतज़ार करें, वही हम कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कह सकते हैं कि भाई हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, पास हम हो जाएंगे, डोंट वरी। I get along pretty well with all my teachers। To get along यानी मिलना जुलना, मिलनसार होना। तो आई गेट अलॉन्ग वेरी प्रिटी वेल यानी कि मैं काफ़ी ठीक ठाक अपने टीचर्स के साथ रहती हूँ। ठीक है, देयर आर 9 of them। ठीक है, 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women। दो महिलाएं हैं और 7 जो हैं वो पुरुष शिक्षक हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। ठीक है, ओल्ड फॉगी कहने का मतलब हुआ जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं, जो पुराने तौर तरीके के होते हैं, जो हमेशा पुराने ढर्रे को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर कीजिंग हैं, वो पुराने तौर तरीके वाले परंपरागत किस्म के टीचर हैं। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, वो हमेशा से, एजेस का मतलब होता है सदियाँ। ठीक है, तो सदियों से मतलब कि हमेशा से, वो हमेशा से मेरे से चिढ़े हुए रहते थे। रीज़न बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बात बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे दिया और सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, वो बॉक्स जो हमेशा बोलता रहता है, ये खुद बोलती रहती थी, तो इस तरह का उन्होंने एक काम दे दिया, अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब लिखने के लिए क्या दिया, तो एक चैटर बॉक्स। ठीक है, अब एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखूँ। एक तो मैथ्स के टीचर होमवर्क में दिए ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे काय पे लिखने के लिए दिए, चैटर बॉक्स। अब इस चैटर बॉक्स पे मैं क्या लिखूँ, ये सवाल है। तो व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है। आई वरी अबाउट दैट लेटर, खैर इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। ठीक है, नोटबुक में फटाफट पहले तो नोटबुक में लिख लिया कि चैटर बॉक्स में मुझे एक ऐसे लिखने का है। टक्ड इट इन माई बैग, उसको बैग में डाल दिया, टक कर दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसके बाद शांत रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना बाकी का होमवर्क फिनिश कर चुकी थी, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, और उसके बाद जो मैंने नोट किया था ऐसे के बारे में, मेरी नज़र वहाँ पड़ी, उसने मेरा ध्यान खींचा। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अब मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल चेंज द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और उस समय मेरा फाउंटेन पेन के बारे में पेन पेंसिल मुँह में रख करके चलाते रहते, सोचते रहते। एनीवन वुड रैम्बल ऑन and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। ठीक है, तो चैटर बॉक्स जो हमेशा बोलता रहे उसके ऊपर लिखना था। अब इस पे लिखने के लिए अगर कोई चाहे तो हाँ ठीक है, वर्ड्स के बीच में खूब स्पेस कर करके, जब हमारे पास बहुत अच्छे आंसर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स के बीच में व्यास थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा 5-6 लाइन लग जाए,
फिर जब देख करके हमको लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक हो रहा है तो हम उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बेमतलब के जितने वर्ड्स होते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें हम डाल दें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में दे दिया कि व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस, तो आपने देखना शुरू किया कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें फोटो का यूज, इसमें दो वर्ड्स हैं, फोटो और सिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब ये होता है, सिंथेसिस का मतलब ये होता है। सारी चीज़ें लिखे रहेंगे सिवाय फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। और वर्ड्स के बीच में गैप वैप दे करके और अंत में हम वर्ड बड़े अच्छे से लिखते हैं। जो पहला लाइन लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, तो वही हम आखिर लाइन खूब अच्छे से लिखते हैं कि इसी एक चीज़ को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। और है के बाद जो फुल स्टॉप डालेंगे वो भी थोड़ा दूरी करके डाल देते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ हमको मिल जाए, ठीक है। तो और जब लाइन हमारा ख़त्म होता है और अगले लाइन में जितनी बार हम घुसते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है कि चलो एक लाइन और, ठीक है। खैर ये होता है, सबके साथ होता है। आप जो महसूस कर रहे हैं सालों पहले हमने भी किया था, ये सारे कारण, ठीक है, हम अपने क्लास में खूब कर चुके हैं, ठीक है। तो anyone could ramble on and leave big spaces between the words. Ramble on का मतलब बगल में लिखा हुआ है कि बेमतलब की बातें लिखते रहना, ठीक है, और वर्ड्स के बीच में खूब गैप करना। लेकिन the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन मैं बात कर रही थी और एक बातूनी जो होता है उसी के ऊपर मुझे लिखने के लिए दिया गया था। तो मैं ये जो ट्रिक है, जो सही तरीका होगा वो तो यही होगा कि हम लिखें इसमें कि बातें करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्यों बात करना ज़रूरी है, अगर उस तरह से कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंस करने वाले आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कन्विंस करना यानी जो राज़ी कर देता है, जो आपको सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाइंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ऐसी दलीलें जो आपको सेटिस्फाई करें, वो चीज़ें डालना है कि क्यों बातें करना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। सोची, खूब सोची और अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज साटिस्फाइड। मैंने 3 पन्ने लिख दिए जो उन्होंने कहा था मिस्टर कीजिंग ने कि 3 पन्ने कैसे तुम लिखोगे, ठीक है। एंड आई वाज साटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी मैंने जो लिखा था। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, ठीक है। तो मैंने आर्ग्यू किया कि टॉकिंग जो है वो किसी भी स्टूडेंट का एक ट्रेट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसकी पहचान है। और दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और फिर भी मैं इस चीज़ को, ठीक है, हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी बिल्कुल जो बेस्ट कोशिश है वो मैं करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habits since my mother talked as much as I did, if not more, and there is not much you can do about inherited traits. लेकिन ये कि I would never be able to cure myself of the habit, कि ये आदत मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि my mother talked as much as I did, ठीक है, कि मेरी मदर उतनी ही बात करती थी जितना I did, जितना मैं करती थी, if not more, अगर ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही बात करती थी जितना कि मेरी माँ करती है। And that is there, and that there is not much you can do about inherited traits. And that, और ये कि there is not much you can do about inherited traits. और जो हमें जन्मजात जो गुण हमारे मिलते हैं, हमको मिलते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भी सच है, ठीक है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मिस्टर कीजिंग मेरे इन आर्ग्यूमेंट्स पे खूब हंसे। आधे घंटे की क्लास हो गई है, ठीक है, और अब हम लोग बाकी का जो है वो कल करेंगे।